Brought to you by Omni Gel। ओमनी जेल का डाइक्लोफेनेक फॉर्मूला जड़ से दर्द को मिटाता है। ओमनी जेल, इंडिया का नंबर 1 पेन रिकवरी जेल। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं ओमनी जेल, इंडिया का नंबर 1 पेन रिकवरी जेल। हम सबके कानों में मैल बनता है जिसे हम ईयरवैक्स भी बोलते हैं। अब हम में से ज्यादातर लोग इसे घर पर ही कॉटन बड्स, माचिस की तीली और यहाँ तक कि सेफ्टी पिन से निकालने की कोशिश करते हैं। जो भी लोग ऐसा करते हैं उनसे हमारे व्यूअर दीपक अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं। दरअसल दीपक को हमेशा से ही कानों में बहुत ज्यादा ईयरवैक्स बनने की समस्या रही है। इससे कभी कभी उनके कान ब्लॉक हो जाते थे, उनमें दर्द भी होता था। तो दीपक क्या करते थे कि घर पर ही तेल या फिर पिन से इस वैक्स को निकाल लेते थे। अब इस चक्कर में उन्होंने अपने कान के पर्दे पर चोट लगा ली और नतीजा हुआ भयानक दर्द और इन्फेक्शन। इसलिए दीपक चाहते हैं कि हम अपने शो पर ईयरवैक्स के बारे में बात करें। डॉक्टर से पूछकर बताएं कि उनको ज्यादा ईयरवैक्स बनने की समस्या क्यों है और इसका सही इलाज क्या है। ईयरवैक्स बनना एक बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह से हमारे बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीना तैयार होता है, उसी तरह से कान में स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं जिनको बोला जाता है सेरेमिनस ग्लैंड्स। उसी द्वारा बनता है सेरेमिन यानी ईयरवैक्स। इट्स टोटली ए नेचुरल प्रोसेस। ईयरवैक्स ज्यादा या कम बनना ये किसी एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये हमारे जेनेटिक्स डिटरमाइन करते हैं कि ईयरवैक्स कैसा है। किसी का सूखा होता है, किसी का गीला होता है, किसी का बहुत ही ड्राई और हार्ड होता है, किसी का जेल लाइक होता है। इवन वैक्स का कलर जैसे कि ब्राउनिश, ब्लैकिश या इवन व्हाइट, ये हमारे जेनेटिक्स डिटरमाइन करते हैं। तो इन शॉर्ट ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये हमारे कंट्रोल के बाहर होता है। ईयरवैक्स ज्यादा बनने से आमतौर पे तो कोई परेशानी नहीं होती है अगर वो अपने आप बाहर आ जाता है। यदि ये वैक्स अंदर की तरफ फंस जाता है तब उससे सुनने में कम सुनाई दे सकता है, हियरिंग पावर थोड़ी कम लग सकती है, कान ब्लॉक फील हो सकते हैं। यदि ये वैक्स हमारे ईयर ड्रम को टच करता है अंदर तक, तो ये आपको कोई एक सीटी जैसी आवाज, जैसे हमिंग साउंड या फिर सी सी आवाज आपके कानों में आ सकती है। यदि ये सूखा और हार्ड वैक्स है और वो फंस जाए अंदर, तो आपको दर्द हो सकता है कानों में। कई बार ये दर्द काफी एक्सक्रूशिएटिंग यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स ईयरवैक्स से आ सकती हैं, बट नॉर्मली ये ईयरवैक्स अपने आप से कोई कठिनाई या परेशानी नहीं देता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ज्यादा ईयरवैक्स बनना हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, लेकिन यदि ये वैक्स आपको परेशानी करता है तो उसे रेगुलरली क्लीन करना जरूरी है। क्लीन करने से मेरा मतलब ये है कि आप इसे प्रोफेशनल ENT स्पेशलिस्ट द्वारा ही क्लीन करवाएं। बिकॉज कान का वैक्स क्लीन करना खुद एक टेक्निक है, खुद एक प्रोसीजर है। इसे अपने हाथों से नहीं करना चाहिए। आपके नजदीकी ENT स्पेशलिस्ट उसको प्रोबिंग, सिरिंजिंग या फिर सक्शनिंग या फिर दूरबीन द्वारा, यानी जिसको ऑटो माइक्रोस्कोपी कहा जाता है, उसके द्वारा निकाल सकते हैं। इसके बारे में एक विशेष टिप मैं जरूर देना चाहूंगा। ईयरवैक्स निकालने का प्रयास खुद घर पे कभी ना करें। स्पेशली किसी भी प्रकार के कॉटन बड्स या फिर किसी भी प्रकार के लाइट वाले डिवाइस, या कुछ लोग जैसे सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ मेटल के पिन्स का इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल ना करें। क्योंकि ईयर हमारा बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है और ईयर के अंदर इंजरी, जख्म या फिर ईयर पर्दे में डैमेज होने का चांसेस ज्यादा होता है। इस डेलिकेट स्ट्रक्चर को खुद से ना ही छेड़े तो अच्छा है। ज्यादा ईयरवैक्स को बनने से रोकना आपके हाथ में नहीं है, पर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, इसे घर पर खुद से निकालने की कोशिश ना करें। ENT स्पेशलिस्ट से मिलकर उनसे साफ करवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर आप किसी ब्लड बैंक से खून ले रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। कई लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये खून उनके परिवार के किसी सदस्य को ही चढ़ा दिया जाए, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि खून सबसे पहले प्रोसेसिंग के लिए जाता है। कई सारे चेकअप किए जाते हैं। खून की कंपोनेंट को अलग अलग किया जाता है। कंपोनेंट को अलग करने का मतलब है कि खून बहुत सारी चीज़ों से बना होता है, तो उन चीज़ों को एक एक करके अलग किया जाता है। वायरल मार्कर्स की जांच की जाती है। वायरल मार्कर्स यानी कि कुछ पैमाने, ये प्रोटोकॉल है।
खून के अंदर मौजूद जिस कंपोनेंट की जरूरत होती है उसे प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि अगर केवल आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स चाहिए तो केवल आरबीसी खून से अलग निकाला जाता है। अगर केवल प्लेटलेट्स चाहिए तो वो निकाले जाते हैं। खून की जांच करने में 48 घंटों का समय लगता है। ऐसा सारे ब्लड बैंक्स करते हैं। खून जमे ना इसलिए एसिड, सिट्रेट, डेक्सट्रोज का इस्तेमाल किया जाता है। फिर खून को स्टोर किया जाता है। रेड सेल्स को रेफ्रिजरेट किया जाता है। इन्हें 42 दिनों तक स्टोर किया जा सकता है और 6 डिग्री तापमान में रखना पड़ता है। प्लेटलेट्स को रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। इसे 5 दिन स्टोर किया जा सकता है। प्लाज्मा को फ्रीज किया जाता है फ्रीजर में। इसे 1 साल तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। ऐसा आप घर पर नहीं कर सकते। खून को ब्लड बैंक में अनुकूल परिस्थितियों में रखा जाता है। अब आते हैं उन सभी टेस्ट्स पर जो किसी को भी खून चढ़ाने से पहले उस खून पर किए जाते हैं। ये टेस्ट हैं HBsAg टेस्ट, जिसे ऑस्ट्रेलिया एंटीजन भी कहा जाता है। ये हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होता है। HIV टेस्ट, हेपेटाइटिस C का टेस्ट, ब्लड टाइप चेक किया जाता है, एंटीबॉडी की स्क्रीनिंग की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि खून में मौजूद एंटीबॉडी दूसरे पेशेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इस चीज की टेस्टिंग की जाती है। सिफिलिस का टेस्ट किया जाता है। ये एक बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है जो असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। अगर पैथोलॉजिस्ट को खून में कुछ गड़बड़ लगती है तो आगे और भी जांच की जा सकती है। ये सारे टेस्ट बेहद जरूरी होते हैं। हर ब्लड बैंक को ये टेस्ट करने ही पड़ते हैं। अगर बिना जांच का खून किसी को चढ़ा दिया जाए तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए खून डोनेट और चढ़वाते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। एक लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही खून लीजिए और वहीं पर डोनेट करिए। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए पेट की बीमारी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी कि IBD से ग्रसित हैं तो क्या खाएं और क्या ना खाएं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी कि IBD पेट की एक बीमारी है। इसमें अंतड़ियों में सूजन आ जाती है। इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह हमें बताया डाइटिशियन रेखा गुप्ता ने। शराब से परहेज करें। चीनी या फिर चीनी से बने पदार्थों से थोड़ा दूर ही रहें। किसी भी तरह के फल, सब्जियां जिनमें बीज हो उन्हें अवॉइड करिए। ड्राई फ्रूट लेना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा घी तेल अवॉइड करिए। कई लोगों को दूध सूट नहीं करता है, ऐसे लोगों को दूध भी अवॉइड करना चाहिए। किसी भी चीज को उसके छिलके के साथ ना खाएं। हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना और पानी पीते रहें। इस बीमारी में विटामिन, मिनरल, आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए डॉक्टर से बात करके सप्लीमेंट लेते रहिए। फलों में केला, सेब, नाशपाती, जामुन बिना छिलके के आप खा सकते हैं। अंगूर, आम, अमरूद, खट्टे फल जैसे कि संतरा, अनानास, नींबू या किसी भी तरह के बीज के फल अवॉइड करिए। मूंग दाल, मलका दाल, साबुत मूंग की दाल, धुली मूंग की दाल खा सकते हैं आप। काबुली चना, राजमा, खड़ी उड़द की दाल और खड़ी दालें और मटर अवॉइड करना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। लल्लन टॉप का सबसे ठेठ, सबसे खुरदुरा और सबसे बिगड़ेल बेबी आ गया है पॉडकास्ट बाजा। सुनने के लिए डाउनलोड करिए दी लल्लन टॉप ऐप आज ही। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।